हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो 2 दिनों से लाइव मैं नहीं आ रहा था और इसका मुझे दुख भी था कि भाई विद्यार्थियों से मैं प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। तो लगातार मैं कोशिश में था कि जल्दी से टेक्निकल फॉल्ट का प्रॉब्लम दूर हो जाए। मुझे विश्वास है कि मेरा आवाज़ आपको अच्छे से आ रहा होगा, मैं वीडियो में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होऊंगा। अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो एक बार कमेंट में बताइए कि जी सर दिखाई दे रहे हैं। एक बार सेशन को आप प्लीज आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन को प्लीज लाइक कर दो गुरु, लाइक कर दो सेशन को, एक बार लाइक कर दो सेशन जुड़ गए हो तो, और सेशन को शेयर कर दो। मैं आपको बता दूं, मैं एक चीज मैं आपको और बता दूं कि लगातार मैं कोशिश में था कि आपका टेक्निकल फॉल्ट को दूर किया जाए। कमेंट पढ़ लो एक बार आप लोगों का। सभी को आशीर्वाद, सभी को शुभकामना, सभी को प्यार भरा आशीर्वाद। सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। कुछ लोग इंक्वायरी कर रहे थे कि सर टीआरई की वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा। इस पर एक बड़ी इंक्वायरी चल रही थी, लेकिन मुझे लगता है, जो मेरा विश्वास है, जो मैं अपने सोर्स से पता कर पा रहा हूँ, जून लास्ट तक ये वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। लेकिन एक बात और बता दूं कि वैकेंसी जब आएगा तो 2 महीने से ज़्यादा का वक्त आपको नहीं मिलने जा रहा है तैयारी के लिए। तो आप लगातार अपनी मेहनत को धार देते रहिए और अपने आप को आप आगे बढ़ाते रहिए। बशीर बद्र का एक शेर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। हाँ, टॉपिक वाइज कराइए भूषण कुमार जी, बिल्कुल टॉपिक वाइज भी कराएंगे। आज सही हो गया है चैनल मेरा, टॉपिक वाइज भी घोषणा मैं कर दूंगा, कैसे कैसे करूंगा। वसीर बद्र का एक शेर है, याद रखना हमेशा, जो इंसान ऐसा करता है उसे मंजिल जरूर मिलती है। वसीर बद्र का शेर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जो इंसान रास्ता चलते चलते अपने चाल से और रास्तों से ऊब जाता है, वही मील का पत्थर देखता है कि अब कितना किलोमीटर रह गया, अब कितना किलोमीटर रह गया। जिसके सपने आंख में तैरते रहते हैं, जिसको अपने सपनों से इश्क है, वो इंसान कभी मील का पत्थर नहीं देखता। जब तक मंजिल मिल नहीं जाती, बेतहासा दौड़ता है, चलता है और चलता जाता है, तब तक जब तक उसे वो मंजिल मिल न जाए। तो वसीर बद्र का ऐसे बहुत सटीक बैठता है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इसी प्रकार एक बहुत बड़े राइटर थे, महान समाज सुधारक थे, गांधीवादी, मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने कहा, उड़ सकते हो उड़ो, दौड़ सकते हो दौड़ो, चल सकते हो चलो, रेंग सकते हो रेंगो, लेकिन रुको मत, चलते रहो। तो लगातार लगे रहिए, चलते रहिए। और इतना विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। हर एक बच्चा जो मुझे देख रहा है या नहीं भी देख रहा है, सबके अंदर वो ताकत है कि चाह ले तो राह अपने आप बनेगा और मंजिल भी मिलेगी। आपके अंदर पोटेंशियल है, राह बना लेंगे। इसलिए मन लगा के पढ़ते रहिए। और मेरा जो टेक्निकल फॉल्ट है दूर हो गया। आज के इस अभ्यास सेशन में आप सभी का स्वागत है। सेशन के ऊपर जुड़ गए तो प्लीज सेशन को लाइक कर दो गुरु, मैं बार बार बोलता हूँ, सेशन को लाइक कर दो। आवाज आ रही तो लिख दो, हाँ सर आवाज आ रहा है, यस सर लिख दीजिए। आज का सेशन का पहला सवाल लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ से सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आप जानते हैं कि 57 की क्रांति भारत में अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे बदलावों और अंग्रेज के द्वारा किया जा रहा अत्याचार का परिणाम था। 1857 में जो विद्रोह भड़का, वो विद्रोह सिर्फ उत्तर भारत में भड़का। उत्तर भारत में भी पंजाब उसमें शामिल नहीं था, बंगाल उसमें शामिल नहीं था। ध्यान रखिएगा, 57 की क्रांति पूछा जाता है, 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह में जो सैनिकों का विद्रोह था, सैनिकों का जो गद्दर था, उस गद्दर में कौन शामिल नहीं था? तो भाई दक्षिण भारत शामिल नहीं था, पूरे दक्षिण भारत शामिल नहीं था। उत्तर भारत में भी पंजाब गायब था, बंगाल गायब था। कौन लोग शामिल नहीं थे? तो पढ़े लिखे लोग शामिल नहीं थे। पढ़े लिखे लोग, मैं बुरा नहीं मानना है, थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं, अपने पर ज्यादा विवादों में नहीं पड़ते। सही विवाद है तभी नहीं पढ़ते हो। तो पढ़े लिखे लोग इस विद्रोह से दूर रहे और व्यापारी वर्ग के लोग भी इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। शामिल हुआ कौन? तो शामिल हुआ किसान,
शामिल हुआ जमींदार, शामिल हुआ सिपाही, ये सभी लोग शामिल हुए। और शामिल कौन नहीं हुआ? तो पंजाब नहीं शामिल हुआ, बंगाल नहीं शामिल हुआ, दक्षिण भारत नहीं शामिल हुआ, पूरे पढ़े लिखे लोग शामिल नहीं हुए। और व्यापारी वर्ग, अभी से भी व्यापारी लोग विद्रोह में नहीं भाग लेते, उनको तो व्यापार अंग्रेजों से करना था, काहे भाग लेंगे भाई? तो इसलिए वो भी भाग नहीं लिए। तो ये वही 57 क्रांति था जिसके कई कारण थे, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सभी कई प्रकार के कारण थे। उन कारणों से ये जो विद्रोह पनपा, ये विद्रोह उपजा, ये विद्रोह शुरू हुआ मेरठ से। लिख लीजिए, 57 की क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी से हुआ। 10 मई 1857, कई बार बोल चुका हूं, रविवार का दिन था, संडे का दिन था। सारे अंग्रेज, गर्मी का भी दिन था, सारे अंग्रेज या तो ब्रिटेन चले गए थे या तो चर्च में थे, इसलिए विद्रोह भड़का और उनका हम काफी नुकसान कर दिए। तो मेरठ से विद्रोह भड़कता है। और गुरु बिहार में इस 57 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अभी उनका जयंती मनाए हैं, 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह का जयंती था। सूर्य किरण अभ्यास हुआ है पटना में, ये भी याद कर लीजिएगा, पटना में सूर्य किरण अभ्यास हुआ है, पूरा हवाई अभ्यास हुआ है। मेरिन ड्राइव से पूरा नजारा देखने को मिल रहा था, ऐसे अपने घरों से भी मिल रहा था, हवाई जहाज उड़ता हुआ आकाश में, फाइटर प्लेन। तो सूर्य किरण अभ्यास से भी याद करिए, करंट में काम आएगा। तो गुरु मैं बता दूं कि बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा से 57 क्रांति के नेता थे। पटना से नेता थे पीर अली, गया से नेता थे 57 की क्रांति के करीम अली, और इलाहाबाद से थे लियाकत अली, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद से लियाकत अली। और लखनऊ से कौन थे पूछ रहा है, तो बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान, दिल्ली से बहादुर शाह जफर बख्त खां, और संबलपुर उड़ीसा से सुरेंद्र साई थे विद्रोह के नेतृत्व करता। और मैं बता दूं कि बेगम हजरत महल, ये वही बेगम हजरत महल हैं जिनके पति का नाम था नवाब वजीद अली शाह। लखनऊ के अंतिम नवाब माने जाते हैं, लखनऊ के अंतिम नवाब माने जाते हैं नवाब वाजिद अली शाह, जिनको अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया, लखनऊ से भगा दिया, लखनऊ से अब भगा के कलकत्ता भेज दिया। लखनऊ के जो अवध के अंतिम नवाब थे नवाब वजीद अली शाह, 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। डलहौजी ने लिख लो, कौन ऐसा राज्य था जिसे कुशासन के आरोप लगाकर, बैड गवर्नेंस के आरोप लगाकर हड़प लिया गया और उसके राजा को कलकत्ता भेज दिया गया भगा करके? वो थे अवध के अंतिम नवाब, लखनऊ के अंतिम नवाब नवाब वजीद अली शाह, जिनको कुशासन का आरोप लगाकर उनके राज्य को हड़प लिया गया और उनको कलकत्ता भेज दिया गया। लेकिन उनकी पत्नी हार नहीं मानी। नवाब वजीद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने हार नहीं माना, और बेगम हजरत महल, मैं बता दूं कि बेगम हजरत महल हार नहीं मानी, और उन्होंने क्या किया, अपने बेटा, उनका 13 साल का एक बेटा था नवाब वजीद अली शाह, और बेगम हजरत महल का 13 साल का लड़का था ब्रजेश कादिर, उसी को उन्होंने क्या बना दिया, तत्काल मुखौटा नवाब बना दिया था। वजीद अली शाह जब कलकत्ता भगा दिए गए तो उनका एक बेटा था 13 साल का, उसी को नवाब बेगम हजरत महल, उनकी पत्नी थी, घोषित कर दिया। नहीं कह सकते हैं कि अंतिम नवाब अगर पूछा जाए लखनऊ का, वैसे तो वाजिद अली शाह ही थे, लेकिन मुखौटा टाइप का उनका बेटा 13 साल का बना था। उनके भगा देने के बाद वो था ब्रजेश कादिर। नोट कर लीजिए, लखनऊ का अंतिम नवाब ब्रजेश कादिर। और वजीद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह को संभाला। देखो 57 की क्रांति का जो प्रचार प्रसार किया गया उसमें रोटी और कमल के फूल बांटे गए थे, ये भी नोट कर लीजिएगा। उसी समय बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया। 57 की क्रांति में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों का साथ दिया। ये नहीं सोचा कि हमारा राजपाट खत्म हो जाएगा, सिपाहियों पर भरोसा किया। इस मिट्टी का कर्ज चुकाते हुए क्या हुआ, लाइट आवाज आ रही सबके पास? क्या आवाज में दिक्कत है क्या? ठीक है भाई। तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद बोला दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, है ना, ये जफर से बोला अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज बोला, तब जफर ने कहा अंग्रेजों से, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और यही जफर को भेज दिया गया कहा, म्यांमार, बर्मा। और बर्मा में उनकी पत्नी जीनत महल के साथ भेज दिया गया कहा, म्यांमार। और म्यांमार में उनको वहीं निर्वासित कर दिया गया, वहीं जफर की मृत्यु हो गई। और अंतिम मुगल बादशाह का जो कब्र था वो भारत में नहीं है बल्कि बर्मा में है। तब न अंत में मरते मरते बोला जफर की
बदनसीब जफर 2 गज जमीन न मिला कुए यार में, बदनसीब जफर 2 गज जमीन न मिला कुए यार में, ये बात कहा था। तो ये पूरी कहानी है। मुझे लगता है 57 क्रांति संबंधित बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले सवाल पे हम लोग जाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहां आयोजित। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जुड़ गए तो सेशन को शेयर कर दो, और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप सेशन को एक बार लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम, फेसबुक हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि अधिकतम लोगों तक बात पहुंच जाए। तो चलिए, 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा। मैं बता दूं, जब 57 की क्रांति हुआ, उस क्रांति में भारतीय विद्रोही के विद्रोह में भारतीय विद्रोही ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन इसमें अंग्रेजों का भी काफी नुकसान हुआ। जब 57 की क्रांति खत्म हुआ तो महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया। मैंने कहा था आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। जब भारत में अंग्रेज आ रहे थे, ब्रिटिश आ रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई थी 1600 में। सन 1600 में जब भारत का सम्राट अकबर था, उस समय ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत से व्यापार करने के लिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे कब वो भारत के शासक बन गई, धीरे धीरे पूरे भारत को अपने कब्जे में ले गई, किसी को पता नहीं। जो अंग्रेज भारत में घुटने टेक कर आए थे, जिस मुगल शासक के सामने अंग्रेज घुटने टेक कर आए थे, एक समय ऐसा आया जब मुगल शासक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वही अंतिम मुगल बादशाह को भेज दिया बर्मा। जिस मुगल बादशाह 1600 ईस्वी में जब अकबर भारत का राजा था, तब ईस्ट इंडिया कंपनी बना। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो जहांगीर के दरबार में गिड़गिड़ाकर, हाथ जोड़कर व्यापार करने का अनुमति लिया। और वही व्यापारी एक दिन को, किसको पता था कि उसी मुगल बादशाह को घुटने टेकवा देगा और उसका अंतिम बादशाह को बर्मा भेज देगा। स्थिति ऐसी हो गई थी। तो गुरु, मैं बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करते करते भारत की शासक बन गई। लेकिन जब 57 की क्रांति हुआ तो ब्रिटिश महारानी को लगा, ब्रिटिश संसद को लगा कि करप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण ही आज इतनी बड़ी क्रांति हुई। हम क्रांति की लड़ाई जीत गए, लेकिन हमारे कई ऑफिसर्स मारे गए, हमारा जान माल का नुकसान हो गया। इस तरीके से बहुत मुश्किल में पड़ गए थे अंग्रेज। तो ब्रिटिश महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दोषी ठहराया और ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और शासन सीधे चला गया 1858 के अधिनियम के तहत। 1858 के अधिनियम के तहत, लिख लो 1858, 1858 के लॉ के तहत शासन सीधे चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ब्रिटिश क्राउन में जब हाथ में गया, तब महारानी विक्टोरिया ने, जो भारत के लोग नाराज थे, इस क्रांति में भारतीयों को कुचल दिया गया, बेरहमी से कुचला गया, जान माल की भारतीयों की हानि की गई। इस तरीके से विद्रोह को कुचला गया कि भारतीय नाराज थे। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश महारानी ने शासन को अपने हाथ में ले लिया और एक घोषणा किया। 1 नवंबर, डेट याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डेट पूछा जाता है, डेट कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई 1 नवंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कभी कभी डेट वाइज पूछ लेते हैं कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया? तो 1 नवंबर जरूर याद रखिएगा, 1858 को आया। और कहां, इस महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कहां पढ़ा गया, क्वेश्चन भी आता है, कहां पढ़ा गया? तो यह पढ़ा गया इलाहाबाद में। इलाहाबाद में पढ़ा गया। इस घोषणा को कौन पढ़ा, ये भी पूछता है। इस घोषणा को कौन पढ़ा? तो गुरु लॉर्ड कैनिंग, उस समय का जो वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। याद रखो, जब 57 की क्रांति हुआ था गुरु, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, उस समय वायसराय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जब भारत
में 57 की क्रांति हो गया, विक्टोरिया के हाथ में, महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन चला गया, तब महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों को खुश करने के लिए एक घोषणा किया, और उस घोषणा को पढ़ के किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। और कहां सुनाया? तो इलाहाबाद में सुनाया। इसको आप एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए। और मैं और बता दूं मेरे प्यारे दोस्त कि जो महारानी विक्टोरिया घोषणा था उसमें था क्या कि आज के बाद भारतीय धर्म में अंग्रेजों का, अंग्रेजी प्रशासन का कोई अधिकार नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, धर्म में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, धर्म के अनुसार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जिस प्रकार ब्रिटिश नागरिक हैं उसी प्रकार भारतीय नागरिक भी होंगे। जो जमींदार से हम जमीन हड़पे हैं वो जमीन जमींदारों को हम वापस करेंगे। महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र में क्या था? भारतीयों को खुश करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर को जो घोषणा की, उस घोषणा को पढ़ा गया इलाहाबाद में। पढ़ा कौन? लॉर्ड कैनिंग, उस समय का वायसराय ने पढ़ा। और उसमें था क्या कि धर्म में आज के बाद ब्रिटिश शासन प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं होगा, सभी को योग्यता के अनुसार उनको वरीयता दी जाएगी, पद पोस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ जिन जमींदारों से जमीन हड़पी गई है उनकी जमीनें वापस की जाएंगी। पर ये सब केवल ब्लफ था, भारतीयों को खुश करने का और एक तरह का एक हथकंडा था जो अपनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खूब धर्म में हस्तक्षेप हुआ, खूब धर्म परिवर्तन हुआ, खूब धर्म के अनुसार पद और प्रतिष्ठा दिया गया, और जमींदार, उसी जमींदार की जमीन वापस की गई जो अंग्रेजों के चापलूस थे। जो अंग्रेजों के चापलूस थे उनकी जमीन केवल वापस की गई, जो अंग्रेज से लड़े थे उनकी जमीन वापस नहीं की गई। इसको याद रखिएगा आप। तो गुरु कहां क्या बोला गया? शाही दरबार में कहां आयोजित किया गया? इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलो अगला आओ। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहब, वही कानपुर से 57 की क्रांति में नाना साहब ने क्या किया था? नेतृत्व किया था 57 की क्रांति का। क्यों नेतृत्व किया गुरु? क्योंकि मैं बता दूं, अंतिम पेशवा, पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा लिखो, अंतिम पेशवा, पेशवा बाजीराव द्वितीय को सत्ता से बेदखल कर दिया गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। लिखो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 3 हुआ है। आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ वो कितने हुए? 3। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर था। लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था उस समय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, पेशवा बाजीराव द्वितीय को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, उनको पेंशन दे दिया गया। बाद में उनका जो दत्तक पुत्र थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के ही गोद लिया हुआ बेटा थे कौन? नाना साहब। पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए संतान कौन थे? नाना साहब, जिनके बचपन का नाम था धोंधू पंत। नाना साहब के बचपन का नाम क्या था? धोंधू पंत। हारना नहीं है बच्चा, बता दूं, कभी हताश मत होना। टीआरई 1, 2, 3 में जिनका नहीं हुआ, तीनों परीक्षा दिए, नहीं हुआ तब भी नहीं हारना। हारने का नाम जिंदगी नहीं है, जिंदगी जीतने का नाम है। गिरने के बाद उठ खड़ा होने का नाम जिंदगी है। दुनिया में आपसे किसने क्या कहा, किसने बदला लिया, कौन छोड़ा, कौन नुकसान पहुंचाया, सब भुलाइए। अपने आप को कमरे में लॉक कीजिए। एक बार रिजल्ट आएगा, सबके मुंह पे कालिख पुताएगा जो आपके ऊपर कमेंट करते थे। इसलिए प्लीज प्लीज अपने आप को बंद कीजिए। और आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हैं गुरु, बस पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन करने पर मजबूर कर दिया गुरु? कौन ऐसा घटना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करने पर मजबूर किया? कौन ऐसी, इनमें से कौन सी घटना है जिस घटना ने ब्रिटिश संसद को या महारानी को मजबूर किया कि गुरु ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करो, ये भ्रष्ट है, करप्ट है, इनके वजह से 57 की क्रांति हुआ है, इनको हटाओ और सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन ले लो। इस घटना के लिए प्रेरणा कहां से मिली, किस युद्ध के बाद मिली? एक बार कमेंट दिखाइए हमको। कमेंट कहां है भैया? कमेंट जरा देख लें आपका क्या चल रहा है। चलिए माइक सही किया जाए सर जी की सुनाई नहीं दे रहा। 10 आवाज आ रही है क्या? एक बार बताइए आप लोग, आवाज आ रही है?
आवाज आ रहा है? देखिए तो आप लोग, आवाज आ रही ना? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को लाइक कर दो। अब एनर्जी कम नहीं करना, आपके साथ हम खड़े हो गए हैं, अब एनर्जी कम नहीं करना है। आवाज आ रही है? बताइए प्लीज, एक बार कमेंट कीजिए आवाज आ रही है प्लीज, आवाज क्लियर है? साउंड ठीक है, चलिए ठीक आ रहा है आवाज, हटाइए। चलिए आवाज ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बताइए कौन सा ऐसी घटना थी, बता नहीं रहे आप लोग, सिपाहियों का विद्रोह 1857 का जो विद्रोह था, उसी विद्रोह के बाद ये मोटिवेशन मिला कि भैया शासन अब ब्रिटिश क्राउन करेगा, महारानी विक्टोरिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉ मैं बता दूं आपको कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भ्रष्टाचार में डूब गई, आई थी व्यापार करने, ब्रिटिश महारानी ने भेजा था विश्वास करके कि व्यापार करेगी और मुनाफा जो है ब्रिटिश सरकार को मिलेगा। इतना करप्शन होने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी लूट मचा दी उनके अधिकारियों ने कि ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को खबर भी नहीं लगा और कितने पाउंड के घोटाले हो गए। तब ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नोट कर लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ। लिख लो भाई, अंग्रेज क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन सरकार के द्वारा भारत में बनाया गया पहला संविधान, भारत में बनाया गया पहला कानून कौन था? तो लिख लो रेगुलेटिंग, ये भी क्वेश्चन आ गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में बनाया गया पहला कानून का नाम बताओ, तो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। क्यों बनाया गया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार करप्शन में डूबी थी, महारानी विक्टोरिया की बात नहीं सुना जा रहा था, झूठ पे झूठ, करप्शन, भ्रष्टाचार, घूस दिया जाता था, इतने तब महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश संसद ने कानून बनाया रेगुलेटिंग एक्ट। और इस कानून के तहत उस समय सुन लो, भारत में 3 केंद्र था, 3 जगह था जहां से भारत में शासन करते थे अंग्रेज। ब्रिटिश भारत में शासन करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करती थी। भारत के 3 जगह से, कोलकाता, बंबई और मद्रास, उसमें दिल्ली का वैल्यू नहीं, दिल्ली जब मुगल शासक थे तब, कलकत्ता, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, 3 स्थान थे जहां से ब्रिटिश सरकार शासन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। इन तीनों को बोला जाता था प्रेसिडेंसी। क्या बोलते थे? जहां से शासन होता था उसको बोलते थे भैया प्रेसिडेंसी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप मनीष सिंह कौशिक जी, बहुत 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 बेहतरीन जवाब आपका आ रहा है कमेंट के फॉर्म में। बाकी सबका जवाब अच्छा आ रहा है। सोनी कुमारी पुष्पा राज, सबका शुभकामना। सब लोग बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं प्लीज सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो गुरु। नेक्स्ट आ जाओ, अगला हम लोग बताएं आपको बात कि ये रेगुलेटिंग एक्ट बना और उसके तहत हुआ क्या कि जो तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग थे, सबके गवर्नर होते थे, लेकिन इसमें कहा गया इस एक्ट के बाद कि आज के बाद जो बंगाल का गवर्नर होगा, आज के बाद जो बंगाल का गवर्नर होगा वही पूरे भारत पे शासन करेगा। तो क्वेश्चन वही है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए जल्दी बताओ। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें, जरा नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज सेशन को लाइक कर दो। लाइक नहीं करते आप लोग, जुड़े हैं 309 लोग, 242 लाइक। सेशन को प्लीज लाइक कर दो गुरु। चलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना तो उसके समय क्या क्या हुआ इसके समय लिखो। वही वॉरेन हेस्टिंग्स है जिसके समय पहली बार भारत में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया। ये वही वॉरेन हेस्टिंग्स हैं जिसके समय पहली बार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई।
दूसरा पॉइंट, ये वही वॉरेन हेस्टिंग्स है जिसके समय कलकत्ता में पहली बार मदरसा खोला गया। ये वही वॉरेन हेस्टिंग्स है जिसके समय पहली बार जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज बनाया। यानी भारत का पहला संस्कृत कॉलेज वॉरेन हेस्टिंग्स समय खुला। भारत का पहला संस्कृत कॉलेज बनारस में जोनाथन डंकन ने खोला। जोनाथन डंकन ने खोला वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। कलकत्ता में पहली बार मदरसा खोला गया वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। और पहली बार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। ये वही वॉरेन हेस्टिंग्स है जिसके समय सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ये वही वॉरेन हेस्टिंग्स है जिसके समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इस लिख लो भाई, ये वही वॉरेन हेस्टिंग्स हैं जिसके समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग्स समय किया गया। कलकत्ता में पहली बार मदरसा, बनारस में संस्कृत कॉलेज, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये सब याद रखिए। और पहला वायसराय था जिस पर महाभियोग चलाया गया। लिखो, पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जिस पर महाभियोग चलाया गया। ये भी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों चलाया गया? एक इसके समय में एक कानून आया था पिट्स इंडिया एक्ट। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय एक कानून आया था पिट्स इंडिया एक्ट। उस कानून का इसने विरोध कर दिया था। अब सरकारें के आदमी हैं और सरकारें के कानून का विरोध करिएगा तो नहीं होगा महाभियोग। तो सरकार का आदमी था और सरकार के कानून का ही विरोध कर दिया। इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग्स पहला ऐसा बंगाल का गवर्नर था जिस पर इंग्लैंड जाने के बाद महाभियोग चलाया गया था। ये वही वॉरेन हेस्टिंग्स है जिसके समय नंद कुमार नामक ब्राह्मण को फांसी दी गई थी। बनारस के राजा चैत सिंह के कहने पर, बनारस के राजा चैत सिंह के चापलूसी पर नंद कुमार नामक बेगुनाह ब्राह्मण को इसने फांसी दिलवा दी थी। ये सारी घटना वॉरेन हेस्टिंग्स समय हुआ। मुझे लगता है याद हो गया होगा। क्या हुआ भैया बताओ? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, कलकत्ता में मदरसा, बनारस में संस्कृत कॉलेज, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, हैदर ने भी मरा इसी के समय। इसके बाद अगला पॉइंट, इसके बाद हैदर अली इसके समय मरा। बोर्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया सर विलियम जोन्स ने 1784 में। नंद कुमार नामक ब्राह्मण को फांसी दे दी गई चैत सिंह के कहने पर। इसके अलावा इसने पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध किया जिसके कारण इस पर महाभियोग चला। ये सब याद कर लो, याद कर लो गुरु। कहीं भी कोई चीज ऐसा नहीं है जो बहुत टफ है। आगे आओ, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया? भारत में अंग्रेजों ने रेल की शुरुआत की किस उद्देश्य से किया? बहुत सारा लिख रहे हैं आप लोग। सर जोनाथन डंकन ने 1791 नहीं, जोनाथन डंकन उसके नेतृत्व किए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट पहले से हो गया था। कोई बात नहीं मनीष सिंह जी। नहीं, संस्कृत, बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने की घोषणा जो हो गया था वॉरेन हेस्टिंग्स समय ही हो गया था। बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने की जो घोषणा हो गई थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स से समय मनीष कुमार जी हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, ओपनिंग की बात मैं नहीं कर रहा। बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने की घोषणा, आपका ये कलकत्ता में मदरसा स्थापित करने की घोषणा, ये सब वॉरेन। हाँ, एक चीज और था वॉरेन हेस्टिंग्स समय, एक चीज और हुआ था, द्वैत शासन का अंत। बंगाल में जो लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन अप्लाई किया था, ड्यूअल गवर्नेंस अप्लाई किया था। देखो, बंगाल से द्वैत शासन को किसने हटाया? वॉरेन हेस्टिंग्स। लगाया किसने था? लॉर्ड क्लाइव। लगाया लॉर्ड क्लाइव, हटाया वॉरेन हेस्टिंग्स। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। 347 लोग जुड़े हैं, लाइक करने में क्या जाता है? सेशन को लाइक कर दो गुरु। एक बार हो सके तो अपने सारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर कर देना। अब लगातार शाम 7:30 बजे तक हम लाइव आ ही जाएंगे। नहीं आएंगे तो शेड्यूल करके बता देंगे कि 8 बजे आएंगे कि 8:30, पर आएंगे रोज। अब लाइव, साउंड की प्रॉब्लम दूर हो गया, टेक्निकल चीजें दूर हो गई, सब कुछ पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट के साथ उतरा हूं ताकि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत, हम थोड़े दिक्कत सहें पर आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। गुरु चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में अंग्रेजों ने रेलवे का विकास क्यों किया? क्वेश्चन ये है भाई, आपको पता है 16 अप्रैल 1853 में पहली बार भारत में रेल चली, ठाणे से बंबई के बीच। लिखो, भारत का पहला रेल, भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत ठाणे से बंबई के बीच हुआ। महाराष्ट्र में ठाणे से बंबई के बीच अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे की शुरुआत हुई। पर उस रेलवे का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य क्या था गुरु? ब्रिटिश वाणिज्य, ब्रिटिश व्यापार और प्रशासन के नियंत्रण की सुविधा के लिए। ब्रिटिश व्यापार,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही बता रहे हैं आप मनीष कुमार जी, बिल्कुल सही। बहुत ज्ञान आपके पास भी, बहुत सारे ज्ञान हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं आप। चलिए लगातार जुड़े रहिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दो गुरु भाई। ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने क्या शुरू किया? रेलवे की शुरुआत। पहला रेलवे थाने से बंबई के बीच 33.66 किलोमीटर, 33.66 किलोमीटर लंबा रेलवे की शुरुआत हुआ थाने से बंबई के बीच अप्रैल 1853। गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुआ? भारत का पहला टेलीग्राफ सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुआ? कलकत्ता से आगरा के बीच, कलकत्ता से आगरा के बीच भारत का पहला टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुआ? और सुनिए, इस सेशन में, इस जो सेशन मैं ले रहा हूं, इसमें भूगोल भी है, इसमें पॉलिटी भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, मिसलेनियस सेशन है, इसलिए प्लीज देखिए। और कल से इसमें साइंस भी ऐड करेंगे और हम अलग अलग टॉपिक वाइज भी लेंगे, सब सेशन बता देंगे। हो सकता है कि करंट का बहुत जल्दी सेशन शुरू हो, पर सेशन को लाइक कर दीजिए, जुड़े रहिए सेशन से, कहीं जाना नहीं है। आगरा से कलकत्ता के बीच पहला टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ 1853 में। इस समय वायसराय कौन थे, गवर्नर कौन थे? इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई। और मैं बता दूं कि पहला समुद्री टेलीग्राफ, ये भी नोट करो, पहला समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत भारत और यूरोप के बीच हुआ। भारत का पहला समुद्री टेलीग्राफ, ये अलग से नोट करो, समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत यह हुआ 1866 में सर जॉन लॉरेंस के समय। सर जॉन लॉरेंस के समय समुद्री टेलीग्राफ पूछे तो सर जॉन लॉरेंस के समय शुरू हुआ। और पहला जमीनी टेलीग्राफ पूछे तो कलकत्ता से आगरा के बीच डलहौजी के समय शुरू हुआ। सेशन के ऊपर लाइक कर दो गुरु। नेक्स्ट आते हैं, हारना मना है, कभी भी याद रखिए जीवन में अंधेरा बहुत है लेकिन जो चलते रहता है उजाला मिलता है। एपीजे अब्दुल कलाम का कोटेशन है गुरु कि अंधेरा कितना भी हो, कोहरा कितना भी हो, आप दौड़ नहीं सकते तो एक कदम ही बढ़ाइए, पर बढ़ाते जरूर रहिए, उजाला मिलेगा। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य था जिसको राज्य अपहरण नीति के तहत नहीं हड़पा गया? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपको पता है ना, लॉर्ड डलहौजी ने इसे चलाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी इसको लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स है इसको किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी। नोट कर लो, इसमें नियम था कि जिन राजा के कोई संतान नहीं उनको गोद नहीं लेना है। जिस राजा के संतान नहीं वो गोद नहीं ले सकते। उनके मरने के बाद उनकी पूरी संपत्ति अंग्रेजों की हो जाएगी, ब्रिटिश सरकार की हो जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाएगी। डलहौजी ने नियम बना दिया कि जो राजा के कोई पुत्र नहीं गोद नहीं ले सकता, अगर गोद लेगा भी तो उसको हम मान्यता नहीं देंगे और उसको बेदखल कर देंगे और राजा के मरने के बाद उसकी पूरी पूंजी संपत्ति हड़प लेंगे। इसी को बोला गया हड़प नीति। इसी को बोला, इसका दूसरा नाम है हड़प नीति। हड़प नीति की शुरुआत किसने किया? राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। और उसके तहत सतारा को भी हड़पा, नागपुर को भी हड़पा, झांसी को भी हड़पा। किसको नहीं हड़पा? तो पंजाब को नहीं हड़पा। हड़प नीति के तहत पंजाब को नहीं हड़पा गया था, अवध को भी नहीं हड़पा गया था। अवध को कुशासन, बताया हूं थोड़ी देर पहले, अवध को कुशासन के आरोप लगाकर हड़प लिया गया था। और पंजाब को भी कब्जे में लिया गया था एंग्लो सिख वॉर के बाद। लेकिन बाकी इन तीनों पर किया, लिख लो, एक ट्रिक है, एक ट्रिक है भैया, सजैस बौझाना। सजैस बौझाना, सजैस बौझाना। सतारा सबसे पहले पूछा जाए, हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको हड़पा गया? हड़प नीति के तहत पहला राज्य का नाम बताओ जिसे हड़प लिया गया? सतारा। उसके बाद जैतपुर, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद गुरु बघाट, ब से बघाट, उ से उदयपुर, झा से झांसी, ना से नागपुर। इस सब को हड़प नीति क्रम से है, ये ट्रिक है मेरा। सजैस बौझाना रट लो, सजैस
बौझाना, सजैस बौझाना, सतारा सबसे पहले, उसके बाद जैतपुर, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद बघाट, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी, तब नागपुर, सबसे अंतिम में नागपुर को हड़पा गया। जिसे हड़प नीति के शिकार थे, मतलब इन यहाँ के राजाओं के संतान नहीं थे। अंग्रेजों ने साजिशतन इस कानून को बनाया था कि हड़प ले पूरे राज्य को। आई कहीं ना कहीं आगे चल के 57 की क्रांति का कारण बना। ये कारण बना 57 के क्रांति का, इसलिए जमींदार शामिल हुए। तो भाई ये था। अभी हाल ही में सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, उसमें बिहार का रिजल्ट काफी बेहतरीन रहा। हम हमेशा ये कहते हैं कि सामान्य जगह से होना या सामान्य परिवार से होना ये कोई गुनाह या कोई किसी जगह किसी रास्ते का बाधा नहीं है। आज मैंने टॉपर का इंटरव्यू किया। बिहार में जो टॉपर हैं राज कृष्णा झा, 8वीं रैंक आया है उनका, 8 रैंक है सिविल सर्विसेज में, उनका 8 रैंक आया है। मिथिलांचल के हैं, सीतामढ़ी से हैं, और सामान्य जगह से पढ़ाई करके, मुजफ्फरपुर जैसे जगह से पढ़ाई करके, और उसके बाद उन्होंने सामान्य जगह से इंजीनियरिंग भी किया और हिंदुस्तान लीवर में नौकरी भी करते थे। नौकरी करते करते 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा निकाल ली और 8वीं रैंक आया है, पूरे ऑल इंडिया रैंक 8। आज मैं इंटरव्यू ले रहा था, कई ऐसी बातें उन्होंने कहा कि पढ़ाई को लेकर के कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा बड़ी कोचिंग में जाना पड़ेगा। आजकल यूट्यूब मीडिया है, आजकल एआई का इस्तेमाल है, चैट जीपीटी से आप बहुत सारे आंसर को जान सकते हैं। चैट जीपीटी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर चाह है, अपनी कमियों को फाइंड करते हैं। आप लड़कों ने सवाल किया कि सर, हमने सवाल किया यदि आप जॉब के साथ तैयारी करना है तो क्या करें, तैयारी हो पाएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि आप 3 घंटा पढ़ो या 4 घंटा पढ़ो। यदि आप अपने लिए कर रहे हो और ईमानदारी से कर रहे हो, अपनी कमियों को दूर कर रहे हो, दिखाने के लिए नहीं, तो समझ लो सिलेक्शन एक न एक दिन होगा। और आपके सामने बिल्कुल सामान्य परिवार, सामान्य जगह से आने के बाद आईएएस में टॉप रैंक यानी टॉप 10 में आ जाना एक अचीवमेंट ही नहीं, टॉप अचीवमेंट है। आज मैंने इंटरव्यू किया है, तो आप लोग भी मेहनत करके पढ़िए और कभी हताश नहीं होना। आपके पास संसाधन क्या, उस पर बिल्कुल ध्यान न दो, अपनी मेहनत को फोकस करो, कमियों को फोकस करो, रिजल्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आओ। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा में देखो, सिविल सेवा आ गया। चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? और सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग, एक चीज आपको शिकायत है, क्या कुछ सर जी 5 ऑप्शन कराए तो करिए। अच्छा ठीक है, हम आपका भी बात ध्यान देंगे, गुस्सा नहीं होने का। पढ़ने आओ, चुपचाप पढ़ो। चलिए, लड़ाई नहीं, पढ़ाई करिए। हम आपके लिए, सबके लिए हम यहाँ बैठे हैं, आप चिंता न करें। हमारे सभी विद्यार्थी प्यारे विद्यार्थी, आप पढ़ाई पर फोकस करना है, जवाब फोकस करना है। भारतीय सिविल सेवा, आपको पता है भारत में सिविल सेवा का जनक या नागरिक सेवा का जनक पूछा जाता है, आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया? किस गवर्नर जनरल ने भारत में, किस बंगाल के किस गवर्नर ने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। नोट करो, ये वही कॉर्नवालिस है जिसने सिविल सेवा की शुरुआत की। ये वही कॉर्नवालिस है, ये वही कॉर्नवालिस है जिसके समय में तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, ये वही कॉर्नवालिस है जिसके समय में स्थायी बंदोबस्त लाया गया। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? लिखो, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया भाई? तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई। सिविल सेवा का जनक, नागरिक सेवा की शुरुआत करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही पहली बार पुलिस थाने में दारोगा की नियुक्ति की गई। पहली बार पुलिस थाने में दारोगा की नियुक्ति, और पहली बार जिले में कलेक्टर की नियुक्ति की गई। पहली बार जिले में कलेक्टर की नियुक्ति की गई, पहली बार थाने में दारोगा की नियुक्ति की गई। और लॉर्ड कॉर्नवालिस समय ही स्थायी बंदोबस्त आया और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, और इसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत के कौन ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की? तो व्यक्ति कौन थे भैया, जल्दी बताओ? वो व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, इतनी बात बताता हूं, याद करिए। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे, कजन थे, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा
पास करके परचम लहराया। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली थी। नोट कर लीजिए। आपको बता दें कि आजादी से पहले 4 लोगों ने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया मनीष जी, बहुत शानदार। भाई मैं कह रहा हूं कि सिविल सेवा की परीक्षा 4 लोगों ने पास की आजादी से पहले। पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, उसके बाद दूसरे व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लिखो, सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले दूसरे व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और लिख लीजिए, ये व्यक्ति रिजाइन कर दी, सॉरी, इनको बर्खास्त कर दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को उनकी नौकरी से बर्खास्त किया गया। तो क्वेश्चन आता है, कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको नौकरी से बर्खास्त किया गया था सिविल सेवा की नौकरी से? वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्वेश्चन। और तीसरा सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले तीसरे व्यक्ति थे अरविंद घोष, जो घुड़सवारी की परीक्षा में फेल हो गए थे। उस समय घुड़सवारी का भी परीक्षा होता था। तो पूछा जाता है कि सिविल सेवा के पास करने वाले कौन ऐसे व्यक्ति थे जो घुड़सवारी में फेल हो गए थे? अरविंद घोष। और चौथे व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था नौकरी से आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो गुरु 4 लोग का नाम याद रखना। पहला, सिविल सेवा पास करने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने पूरे जीवन नौकरी किया, न निकाला गया इनको, पूरा अंग्रेज भक्त होकर नौकरी की। दूसरे व्यक्ति सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको बर्खास्त कर दिया गया था, नौकरी से निकाल दिया गया था। और तीसरे व्यक्ति अरविंद घोष, जो घुड़सवारी की परीक्षा में फेल हो गए थे। और चौथे व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने त्याग पत्र दिया। सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ जिसने त्याग पत्र दिया? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। याद करिएगा। इसलिए याद रखो, पहले सिविल सेवा के व्यक्ति कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद कर लो, सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत की? अगर गलती किया तो कनपट्टी तोड़ेंगे। जल्दी बताओ, किस गवर्नर ने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की? जल्दी बताओ गुरु। हाँ बिल्कुल, किम्मी जी हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप भी। मनीष सिंह जी, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने लोग जुड़े, तुम लोग जुड़ते हैं आप लोग, तो एक बार प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। एक बात मैं बताऊं, मैं आज अपने चैनल की शुरुआत किया हूं और आपका बहुत प्यार मिला। थैंक यू सो मच इसके लिए। और हमेशा मैं चाहूंगा कि आपको इसी तरह का प्यार मिलता रहे। मैं लगातार आपके लिए मेहनत करूंगा। और अब आज से सब कुछ सही हुआ है तो अब मेहनत अब परवान चढ़ेगा। 3 घंटे की भी लाइव होगी, 4 घंटे का भी लाइव होगा। टॉपिक पढ़ाया जाएगा, खत्म किया जाएगा, उसका फिर एमसीक्यू भी होगा। चिंता मत कीजिए, लगातार लगी। ये गलती मत होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन गलती हुआ तो कनपट्टी फोड़ा फोड़ी हो जाएगा गुरु। यहीं बैठा के उठक बैठक कराना शुरू कर देंगे भाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं भारतीय सिविल सेवा का जनक। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। मुझे लगता है मेरे सेशन में आप लोगों को सब कुछ याद हो जाता होगा। नहीं, मेरे सेशन में सब याद हो जाता होगा। चलिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए, बताइए कौन था? मैंने अभी बताया है कि बंगाल में द्वैध शासन लगाया क्लाइव ने और हटाया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया? लॉर्ड क्लाइव। किसने हटाया? तो आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बताओ लॉर्ड क्लाइव क्या होगा? किससे मिलाओगे? लॉर्ड क्लाइव को किससे मिला दोगे भैया? जल्दी बोलो। क्लाइव को मिलाएंगे। बंगाल में द्वैध शासन लगाया भाई लॉर्ड विलेजली, इसे सहायक संधि का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी, विलय की नीति अपनाया। लॉर्ड कर्जन, भारतीय विश्वविद्यालय। बताओ, मिलाओ जल्दी। ए का क्या हो जाएगा? 4। ए का 4, बी का क्या हो जाएगा? 1, और सी का 3, और डी का 2। आंसर हो जाएगा बी। भाई लिख लो इसमें सब कुछ। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। ये वही लॉर्ड क्लाइव है जिसे कहा जाता था स्वर्ग में उत्पन्न सेनानायक। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। क्वेश्चन आता है, किस गवर्नर को, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को कहा जाता है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक? स्वर्ग से उत्पन्न, लिखो लिखो, क्वेश्चन आया हुआ है 3 बार 4 बार। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक के नाम से किसे जाना जाता है? लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन लगाया। और लॉर्ड क्लाइव के समय ही पलासी का युद्ध हुआ था। 1757 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब और लॉर्ड क्लाइव के बीच एक युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध। बंगाल में पलासी एक जगह है, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में लॉर्ड क्लाइव के समय ही। नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। लिखो, ऐसे सहायक संधि पहली बार डुप्ले ने किया था। पहली बार सहायक संधि किसने किया था? डुप्ले। नोट करो, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार किया था क्या? सहायक संधि। लेकिन सहायक संधि
का जनक माना जाता है, फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है लॉर्ड बिलेजली को, सहायक संधि का जनक। और सहायक संधि में भी रहता है पहले किसके साथ हुआ, पहले किसके साथ हुआ, फिर किसके साथ, फिर किसके साथ। तो लिखो, इसका भी ट्रिक है, HMTAPBS, सबसे पहले किसके साथ, उसके बाद किसके साथ। तो सबसे पहले हैदराबाद के साथ, सबसे पहले किसके साथ जी, हैदराबाद, उसके बाद मैसूर के साथ, उसके बाद तंजौर के साथ, तंजौर के साथ, उसके बाद अवध के साथ, उसके बाद पेशवा के साथ, उसके बाद भोसले, भोसले के साथ, भोसले, भोसले के साथ, और उसके बाद सिंधिया, सिंधिया के साथ। नोट कर लो गुरु भाई, लॉर्ड विलेजली ने किसके साथ सबसे पहली बार किया सहायक संधि, तो हैदराबाद। आंसर क्या होगा, हैदराबाद। HMT घड़ी का नाम है, HMT क्या होता है, घड़ी। APBS याद कर लो, HMT APBS, HMT APBS याद हो जाएगा क्रम से। तो भाई बिलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। और लिख लो, ये वही, एक लाइन और लिखो, ये वही बिलेजली है जिसके समय पहली बार अखबारों पर सेंसरशिप लगाया गया। पहली बार न्यूज़पेपर पर सेंसरशिप लगाने वाला गवर्नर कौन था, लॉर्ड विलेजली। लॉर्ड विलेजली पहला गवर्नर था जिसने न्यूज़पेपर पर, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दिया था। और इसके समय टीपू सुल्तान की हत्या की गई थी। लॉर्ड विलेजली के समय ही टीपू सुल्तान की हत्या की गई। लॉर्ड विलेजली के समय ही क्या किया गया, क्या किया गया भैया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया। लॉर्ड विलेजली के समय ही फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान की हत्या की गई, अखबारों पर पहली बार सेंसरशिप आया, इसने सहायक संधि किया इन राज्यों के साथ सबसे पहली बार हैदराबाद। HMT APBS कोड याद करो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। लॉर्ड डलहौजी की बात मैं कई बार कर चुका हूं, वही डलहौजी है जिसमें पहली बार रेल शुरू हुआ, पहली बार रेल शुरू हुआ, पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई, पहली बार डाक टिकट जारी किया गया, पहली बार विद्युत विभाग बना, और पहली बार लोक निर्माण विभाग बना, यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बना, लोक निर्माण विभाग बना। और इसने अवध को कुशासन के आरोप लगाकर हड़प लिया, हड़प नीति अपना लिया था। और इसने कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करा दी, बहुत सारे काम हुआ। इसने, डलहौजी ने एक बहुत बड़ा काम ये किया था कि इसने राजधानी, गर्मी बहुत इसको लगता था तो गर्मी का राजधानी शिमला बना दिया था। डलहौजी कहा कि जाड़ा की राजधानी कलकत्ता रहेगा और गर्मी की राजधानी शिमला में रहेगा। वाह जी वाह, गर्मी में शिमला में रहेंगे। चलिए खैर, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो सेशन को, आप लोग सेशन को शेयर भी कर दिया करिए। चलिए, इसका अंतिम है लॉर्ड कर्जन। लिखो कर्जन, कर्जन इंपॉर्टेंट है, लिखो। कर्जन ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। लिखो, कर्जन के पुस्तक का नाम लिखो प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। कर्जन की पुस्तक का नाम लिखो प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। और कर्जन के समय 4 आयोग बने, 4 आयोग। लिखो कौन कौन सा आयोग बना, कर्जन के समय कौन कौन सा आयोग बना, लिखो भैया। 4 आयोग बना। पहला बना अकाल आयोग, अकाल आयोग। दूसरा बना सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग। तीसरा बना विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। और चौथा बना पुलिस आयोग। लिखो, लॉर्ड कर्जन के समय कौन कौन से आयोग बने, 4 आयोग बना गुरु। लॉर्ड कर्जन के समय 4 आयोग बना, कौन कौन, अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग और पुलिस आयोग। पूछता है परीक्षा में इन सब के अध्यक्ष का नाम, किसके अध्यक्ष कौन थे, बड़ी इंपॉर्टेंट गुरु बात बता रहा हूं, आज हम रटवा दे रहा हूं यहीं पर। अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सिंचाई, कर्जन के समय 4 आयोग बने, इसका अध्यक्ष कौन था पूछता है परीक्षा में। नोट करिए, अकाल में खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। देखो, इसको अन्यथा मत लेना, शराब पिला नहीं रहे हम। शराब का एक ब्रांड है मैकडोनल्ड, सुना है ना, मैकडोनल्ड शराब होता है ना जी। तो मैकडोनल्ड, इस अकाल आयोग में पीने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो लोग क्या पिएगा, शराब। कौन सा शराब, तो मैकडोनल्ड पिएगा। ये भैया याद करने का तरीका। अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मैकडोनल्ड। अब जिंदगी में कभी ना भूलोगे। सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग। देखो, भारत में, गुजरात में पानी को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद है, पानी को लेकर सर क्रिक विवाद इसको बोलते हैं, सर क्रिक। तो पानी से सिंचाई होता है। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन है, इस सर क्रिक यहां वाला याद रखोगे तो याद रहेगा मानक्रिफ। तो भाई सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे मानक्रिफ, मानक्रिफ, नोट कर लीजिए। अकाल आयोग मैकडोनल्ड, नहीं भूलिएगा।
सिंचाई आयोग मानक्रीफ, विश्वविद्यालय में कैसा भीड़ होता है, रैली की तरह। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में कैसा भीड़ होता है गुरु, रैली जैसा। तो इसका अध्यक्ष होंगे रैले, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, रैले। अब पुलिस आयोग, पटना में फ्रेजर रोड में बड़ी पुलिस रहता है, पटना के फ्रेजर रोड में बड़ी पुलिस रहता है, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, फ्रेजर। अब कभी ना भूलिएगा, अकाल आयोग मैकडोनल्ड, अकाल आयोग मैकडोनल्ड, सिंचाई आयोग मानक्रीफ, विश्वविद्यालय में भीड़ होता है रैली जैसा भीड़, तो रैले, और पुलिस आयोग फ्रेजर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक कर दो। अब हर दिन शाम 7:30 बजे शानदार सेशन होगा। लॉर्ड कर्जन ने किताब लिखी जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, और उसके समय ये सारे आयोग बने, और एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी, बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया, और उसने एक लाइन बोला कि मैं जब तक जिंदा हूं भारत में, हम कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूं। कर्जन का एक लाइन था, कर्जन ने कहा मैं जब तक भारत में हूं, मेरे रहते मैं कांग्रेस को मरता हुआ देखना चाहता हूं। पता ना कांग्रेस से कौन सा दुश्मनी था। क्वेश्चन आ जाए कि आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए, तो आंसर होगा महात्मा गांधी। किसने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए, तो महात्मा गांधी आंसर होगा। लेकिन अगर आजादी छोड़ दे, लिख दे मेरे रहते खत्म हो जाए कांग्रेस, तो आंसर होगा कर्जन। अगर कोई बोले मेरे रहते कर्जन खत्म हो जाए, सॉरी कांग्रेस खत्म हो जाए, तो आंसर होगा कर्जन। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए तो किसने कहा, तो गांधी आंसर होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। तो भैया ये कर्जन का काल था। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लो गुरु जल्दी से। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? ध्यान रखिए, गवर्नर नहीं पूछ रहा है, भारत का पहला वायसराय। मैं बता दूं कि 1857 के क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और शासन चला गया क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश महारानी के हाथ। बताया हूं ना कि 57 की क्रांति के बाद ब्रिटिश महारानी ने अपने हाथ में सत्ता को ले लिया। उसके बाद जो गवर्नर जनरल होते थे उनका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल होते थे उनका नाम बदलकर वाइस रॉय कर दिया गया, वायसराय। भाई जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो बन गए वायसराय। तो इसका मतलब 57 की क्रांति के जस्ट बाद जो व्यक्ति होगा वही भारत का पहला वायसराय होगा। यानी भारत का जो व्यक्ति अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही व्यक्ति बाद में भारत का पहला वायसराय बनेगा, क्योंकि 57 की क्रांति भी उसी के समय हुआ और 57 की क्रांति के बाद भी वही गवर्नर था। तो भैया पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तब भी आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अब भारत का पहला वायसराय पूछे तब भी आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इसी के समय 57 की क्रांति हुआ और इसी के समय गवर्नर का नाम बदल के वायसराय किया गया। तो भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। नोट कर लो गुरु। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति, अगर गलती किया तो कनपट्टी फोड़ फाड़ के बराबर कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं भैया। राज्य अपहरण नीति, मेहनत करो, शिद्दत से करो। जो कहते हैं कि पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने में नहाते इतिहास बदलते हैं। क्या किया, जीवन सामान्य तरीके से जी लिया, कुछ पैसे कमा लिए, कुछ जी लिए, इसमें क्या आनंद है? सब जी रहे हैं, कुछ बड़ा करना है तभी लाइफ का आनंद है गुरु। तो बड़ा करना है, आप सब में पोटेंशियल है। आप सभी मेरे डायमंड हैं जो मुझे देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं, हर विद्यार्थी डायमंड होता है। बस अपने आप को तराशने की जरूरत है, एक बार धार देने की जरूरत है। और तराशते समय आग निकलता है, तकलीफ होती है, लेकिन जब वो चमकता है तब फिर सूर्य की तरह उसको दुनिया के लोग देखते हैं। ये चमकना है तो तराशिए, है ना, सूरज की तरह चमकना है तो जलना होगा, स्वर्ग पाना है तो मरना होगा। तो गुरु राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किसने किया? ये गलती मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा आप लोगों से, लॉर्ड डलहौजी। नोट कर लीजिए। अब पहला राज्य बताओ, पहला राज्य कौन था जिसे डलहौजी ने हड़प लिया? वो था, पहला राज्य कौन था? सतारा। आगे आओ, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अब सुनो, पहला वायसराय हो गया लॉर्ड कैनिंग। अब पूछा अंतिम वायसराय कौन था? आजादी मिल रहा है भारत को। जब आजादी मिलने लगी 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय वायसराय कौन था गुरु? जल्दी बताओ, किस वायसराय के समय भारत को आजादी मिली? जब भारत को आजादी मिली तो वायसराय कौन था? उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भाई उस समय जब भारत को आजादी मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी की सरकार बनी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी।
क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, उसी समय भारत को आजादी मिला। और उस समय वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, नोट कर लीजिए, माउंटबेटन प्लान आपने सुना होगा। भारत की आजादी के लिए इसने एक प्लान बनाया था जिसका नाम था माउंटबेटन प्लान। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए गुरु। और जून लास्ट मान के चलिए कि आपका वैकेंसी आने का जो समय है जून लास्ट, लेकिन याद रखिए अगर जून लास्ट में फॉर्म आएगा तो एकदम लिखित रूप में मैं दे रहा हूं कि भैया जुलाई लास्ट नहीं तो अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। एक महीने से ज्यादा का वक्त नहीं मिलेगा, आपका पेपर हो जाएगा। आप कुछ भी चिल्लाते रह जाएं कि यार तरीका क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पेपर ले लिया जाएगा और फिर तैयारी का मौका मिलेगा नहीं। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, जुड़े रहिए, लगे रहिए और कमरे में अपने आप को लॉक करके रखिए। भाई भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। हो गया, नेक्स्ट आ जाओ, आगे आ जाओ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भाई जब भारत आजाद हुआ तब देखो वायसराय तब तक था जब ब्रिटेन के महारानी के अंदर शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र रूप से शासन कर रही थी, तब क्या था पद? गवर्नर जनरल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी तब पद क्या था? गवर्नर जनरल। लेकिन जब ब्रिटिश महारानी के हाथ में गया तो क्या पद हो गया? वायसराय। वायसराय का मतलब उपराजा, वायसराय का मतलब वायस रॉय, रॉय का मतलब क्या होता है? राजा। राय का मतलब राजा और वाइस का मतलब उप। राजा कौन है? ब्रिटेन के महारानी। और यहां पर जो है वो है उपराजा, वाइस राय नहीं। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ तो वायसराय का पद खत्म। अब भारत पर किसी का शासन नहीं है तो कौन सा पद होगा? गवर्नर जनरल। जब शासन हो गया महारानी का तब पद हो गया वाइस रॉय, क्योंकि मेन राजा उपराजा। समझ में आया बात? और जैसे ही फिर शासन खत्म, भारत आजाद, तो पद क्या आ गया? गवर्नर जनरल। तो जब भारत को आजादी मिली तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वही था जो वायसराय था। जिस समय भारत को आजादी मिली उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और आजादी के बाद उनको ही, लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बनाया गया। लेकिन तुरंत इन्होंने, ज्यादा टाइम नहीं लगा, इन्होंने सी राजगोपालाचारी को अपना प्रभार दे दिया। और पूछा जाए कि भारत का आजादी के बाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर पूछे तो आंसर क्या होगा? भारतीय गवर्नर कौन होगा भैया? तो सी राजगोपालाचारी। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आओ, अगले सवाल पे आओ। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल अभी बताए हम। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आजादी मिली तो लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद किसको मिला था? सी राजगोपालाचारी को। और एक चीज और जान जाओ, सी राजगोपालाचारी गांधी जी के समधी थे। सी राजगोपालाचारी गांधी जी के समधी थे। गांधी जी के बेटा का विवाह राजगोपालाचारी के बेटी से हुआ था। और नब अपने समधी को लोग बोल देते हैं और राजा जी का हाल है, समधी को लोग बोलता है और राजा जी, तो राजा जी बोल दिए। अब लीजिए क्वेश्चन आता है कि सी राजगोपालाचारी को उस समधी में मजाक किए। अब हम लोग याद करिए कि राजा जी किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। तो समधी थे तो बोल दिए। तो भैया अब याद रहेगा, सी राजगोपालाचारी को राजा जी भी कहा जाता है। गांधी जी ने उनको कहा था राजा जी। और जब गांधी जी नमक सत्याग्रह कर रहे थे, दांडी मार्च कर रहे थे, गांधी जी साबरमती से दांडी जाकर नमक कानून तोड़े थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती से दांडी गए और दांडी में 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। उस समय राजगोपालाचारी ने भी तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। गांधी जी के समधी भी कम थोड़े न थे। वो बोले गांधी जी अगर नमक कानून तोड़े हैं जाके तो हम भी यात्रा करेंगे तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहां से कहां गए? तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम, और वहां जाके नमक कानून तोड़े। तो भाई पूछा जाए तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में किसने नमक कानून का नेतृत्व किया? तो सी राजगोपालाचारी आंसर होगा। गांधी जी के समधी ने किया था नमक कानून का नेतृत्व कहां? दक्षिण भारत में। तो भाई सी राजगोपालाचारी। एक चीज और जान जाइए, स्वतंत्र भारत में, जो अंतरिम स्वतंत्र भारत नहीं, जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, उसके शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। लिखो, अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, लेकिन अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर जानकारी आपको कोई देगा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट आ जाओ गुरु, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन से जुड़ जाते हैं, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, और साउंड आ रहा है तो यस सर साउंड आ रहा है, कमेंट भी करो। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? इसको भी देखो, अपने दिल पे मत लेना, कोई कांग्रेस का फॉलोअर होगा तो दिल पे मत लेना, हम सब याद करने के लिए सब चीज बताते हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी कौन बनाएगा? कोई डफरे आदमी ना बनाएगा जी, तो डफर से हो जाएगा डफरीन। कांग्रेस पार्टी कौन बनाएगा? कांग्रेस जैसा पार्टी कौन बनाएगा भैया? डफर आदमी, तो डफरीन याद रहेगा, लॉर्ड डफरीन। कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस समय गवर्नर कौन था गुरु? गवर्नर नहीं, वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरीन था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरीन। लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। लिखिए 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में कांग्रेस की स्थापना की गई। और कांग्रेस के संस्थापक एवो ह्यूम को माना जाता है, फाउंडर ऑफ कांग्रेस क्या माना जाता है? एवो ह्यूम को माना जाता है। और सुन लीजिए, कांग्रेस की स्थापना पुणे में होना था पुणे में, पर हुआ बंबई में। पुणे में क्यों नहीं हुआ? पुणे में उस जमाने में प्लेग फैल गया था। पुणे में प्लेग फैलने के कारण कांग्रेस की स्थापना कहां किया गया? बंबई में किया गया। पुणे में नहीं हुआ। पूछता है क्वेश्चन, कहां होना था? तो पुणे में। हुआ कहां? तो बंबई में। इसको याद कर लीजिए। एक चीज और लिखिए, कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। नोट करो, कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम किसने दिया? तो नाम दिया दादा भाई नौरोजी ने। लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द कहां से लिया? अमेरिका से लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। देखिए, कांग्रेस का संविधान किसने लिखा? नोट करो गुरु, कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तैयार किया। कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तैयार किया। और कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? कांग्रेस का हिस्ट्री किसने लिखा? पहली बार कांग्रेस के ऑफिशियल हिस्ट्री, कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास पहली बार किसने लिखा? तो लिखो, पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस का संविधान किसने लिखा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। नोट करो गुरु, एक बार सेशन को लाइक कर दो, अच्छा लग रहा है तो पूरी कांग्रेस नस्तानाबूद कर दूंगा यहीं पर। लिखो, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, अंग्रेज पहले करो। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष या ईसाई बोल सकते हैं। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। नोट करो, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। नोट कर लो, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला पूछे तब सरोजिनी नायडू, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। और सुनिए, कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में कलकत्ता में। कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? वंदे मातरम याद रखो, 1896 कलकत्ता में। और कांग्रेस में पहली बार जन गण मन कब गाया गया? तो 1911 में कलकत्ता में। भी नोट कर लीजिए। कांग्रेस में पहली बार खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया कब? 1926 में। कांग्रेस में पहली बार खादी पहनना अनिवार्य कर दिया। कांग्रेस में जो आएगा खादी पहन के आना पड़ेगा 1926 में। इस सारी बातों को याद पहले, हाँ बिल्कुल सही, सब कुछ सही है मनीष जी, बहुत शानदार चीज आप लिख रहे हैं। चलिए एक बार कांग्रेस को एकदम नस्तानाबूद कर देना है। सेशन को एक बार अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए गुरु। अच्छा, बिहार में कांग्रेस का कितना सेशन हुआ? ऐसे तो 3 हुआ। उस समय बिहार में था रामगढ़, झारखंड में ना आज रामगढ़ है जी। आज के हिसाब से देखोगे तो बिहार में कांग्रेस के 2 सेशन हुआ, और उस जमाने के हिसाब से देखोगे तो बिहार में कांग्रेस के 3 सेशन हुआ। पहला सेशन 1912। लिखो, कांग्रेस का बिहार में पहला सेशन 1912 में बांकीपुर पटना, जहां से मैं लाइव ले रहा हूं, बांकीपुर पटना। देखो, कांग्रेस का पहला सेशन बिहार में बांकीपुर पटना में हुआ। अध्यक्ष थे RN माधोलकर। लिखो,
उसके कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? आर्यन माधोलकर। बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ 1922 में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार में 1922 में हुआ और उस समय गया में हुआ। चित्तरंजन दास ने किया अध्यक्षता किया देशबंधु चित्तरंजन दास ने 1922 गया में। और तीसरा हुआ 1940 में रामगढ़ में, झारखंड के रामगढ़ में 1940 में हुआ, जिसके अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो उस जमाने के हिसाब से देखोगे तो आजादी से पहले कांग्रेस का बिहार में 3 सेशन हुआ था और आज देखोगे तो 2 सेशन हुआ था। याद कर लेना गुरु। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, आगे आओ। नेक्स्ट, अष्ट प्रधान नामक मंत्री परिषद किसके शासन में थे? अष्ट प्रधान, 2 क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। 2 क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करता है कि भैया अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे और अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे। दिग्गज हमेशा विद्वान लोग होते हैं, याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। दिग्गज लोग हमेशा विद्वान लोग को दिग्गज कहा जाता है। तो दिग्गज विद्वान होते हैं, तो कौन होंगे दिग्गज भैया? विद्वान लोग। तो किसके दरबार में रहेंगे? राजा कृष्णदेव राय। अगर पूछे अष्ट दिग्गज किसके दरबार में तो होगा कृष्णदेव राय। लेकिन अगर पूछा जाए अष्ट प्रधान तो आंसर होगा शिवाजी। अष्ट प्रधान ये मंत्री परिषद था। अष्ट प्रधान शिवाजी का मंत्रियों का समूह था। शिवाजी के मंत्री के समूह को बोलते थे अष्ट प्रधान। 8 मंत्री थे, 8 तेज तरार मंत्री के समूह को बोला जाता था अष्ट प्रधान। ये शिवाजी के दरबार में थे। और पूछा जाए विद्वानों का समूह अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे तो तेलुगु कवि कृष्णदेव राय, जो उस समय राजा भी था वहां का विजयनगर साम्राज्य का, उसके समय थे। कृष्णदेव राय के समय अष्ट दिग्गज और शिवाजी के समय अष्ट प्रधान। रट्टा मार लो गुरु। और ये वही कृष्णदेव राय हैं, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय वही हैं जिनकी चर्चा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में की थी। याद रखो, कृष्णदेव राय की चर्चा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। मुगल शासन, भारत में पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। अब बाबर ने तुर्की भाषा में, लिख लो, भाषा भी पूछता है, तुर्की भाषा में किताब लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, बायोग्राफी लिखी, जिसका नाम था क्या? बाबरनामा। और बाबरनामा में कृष्णदेव राय की तारीफ की उसने। वही बाबरनामा जो बाद में अकबर के समय रहीम ने उसका फारसी में अनुवाद किया। रहीम खाना रहीम ने अकबर के समय तुर्की में जो बाबरनामा था उसका फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम दिया तजूके बाबरी। बाबरनामा तुर्की में था और जब उसका अनुवाद हो गया फारसी में तब नाम क्या रख दिया? तजूके बाबरी। और याद रखिए अकबर के समय से ही दरबार की भाषा फारसी हो गया था। अकबर जब राजा बना तो दरबार की भाषा तुर्की नहीं रहा, दरबार की भाषा हो गया फारसी। तब से लेके लॉर्ड विलियम बेंटिक तक चलता रहा। ये भारत में दरबार की भाषा अकबर ने शुरू किया फारसी और अंग्रेज के आने तक लॉर्ड विलियम बेंटिक तक जाके दरबार की भाषा फारसी ये रह गया था। एक बार सेशन से जुड़ जाइए, बेहतरीन सेशन चल रहा है, सेशन को लाइक कर दो गुरु। आगे आओ, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का संबंध किससे है? अब थोड़ा विज्ञान में भी आ गए, बदल गया विषय। हाँ बिल्कुल सही बात है मनीष जी। भाई ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन का संबंध किससे है? जल्दी बताओ। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन का संबंध किस? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन जल्दी बताओ। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पहली बार दिल्ली में अपनाया गया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, वायु प्रदूषण की जांच के लिए किस लेवल पे है पॉल्यूशन, क्या लगाया गया था? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां से लिया गया? भारत के संविधान में कहा जाता है कॉपी है। भारत का संविधान पूरी की पूरी कॉपी किया गया, जो कि बेबुनियाद है, बाहियात है, ऐसा नहीं है। हमने दुनिया के जितने संविधान थे उनकी अच्छी बातों को लिया पर कॉपी नहीं किया। उसके अंदर हमने केवल फ्रेम लिया। अब फ्रेम के अंदर क्या रहेगा हम लोगों ने खुद डिसाइड किया है, किसी का कॉपी नहीं है। हमने टॉपिक लिया, खाली विषय लिया दुनिया से, पर विषय के अंदर होगा क्या वो हमने डिसाइड किया। इसलिए भारतीय संविधान को हम कॉपी नहीं मान सकते। फिर भी भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहां से लिया गया? अगर पूछे मूल कर्तव्य कहां से लिया गया तो मौलिक कर्तव्य लिया गया कहां से गुरु? ते लिया गया रूस से रसिया से लिया गया मौलिक कर्तव्य। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान बनाने का जो कॉन्सेप्ट था वो भी रसिया से लिया गया। और आपका
मौलिक कर्तव्य भी कहां से लिया गया? रसिया से लिया गया। लिखो, लिखते जाओ, ये बाद में बताएंगे आंसर। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया कहां से? आयरलैंड से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लिया गया आयरलैंड से, भी नोट कर लीजिए। संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई? ब्रिटेन से। विधि का शासन, भारत में रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। भारत में स्पीकर का पद भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। भारत में विपक्ष का नेता का पद भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। विपक्ष का नेता का पद, स्पीकर का पद, विधि का शासन, संसदीय शासन, ये सब कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, ये सब लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिया गया। भाई यूएसए से लिया गया मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक पुनरोलोकन, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये सब कहां से लिया गया? अमेरिका से। पीआईएल, पीआईएल का मतलब जनहित याचिका, लोकहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी कहां से लिया गया? अमेरिका से। नोट करो, पीआईएल अमेरिका से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहित कहां से? अमेरिका से। न्यायपालिका अमेरिका से, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया था। खैर, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया। समवर्ती सूची दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान संशोधन कहां से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आपातकाल कहां से लिया गया? जर्मनी से। आपातकाल, इमरजेंसी का प्रोविजन कहां से लिया गया? जर्मनी से। तो नोट करो गुरु। और ब्रिटेन से क्या लिया गया? विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, स्पीकर का पद और विपक्ष का नेता, ये सब याद कर लो गुरु। एक सवाल नहीं छूटने देंगे, मेहनत करेंगे आपके साथ। कल हर दिन शाम 7:30 बजे जुड़ना मत भूलिए इस सेशन के साथ। जो मिलेगा वो सागर मिलेगा गुरु। और हारना नहीं है, पसीना बहेगा, पसीना बहता है गुरु। कभी भी तकलीफ हो तो घबराओ मत, यदि तकलीफ हो तो उसे तुम अच्छा मानो। ये तकलीफ आया है मुझे संवारने के लिए। सोना को जलाना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तब सोना कुंदन बनता है। दुनिया में आज कोई भी चमका है तो उसके पीछे उसका त्याग है, मेहनत है। सुना है आपने ना, फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कांटों पे सोना पड़ता है गुरु, आराम से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, और सुनो, फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस से क्या लिया गया? बताओ, जल्दी बताओ। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिखो। फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लिखो भाई, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से लिया गया। और रूस से क्या लिया गया? 3 प्रकार के न्याय जो प्रस्तावना में सुने होंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? तो 3 प्रकार की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये कहां से लिया गया? रूस से। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहां से लिया गया? फ्रांस से। सवाल नहीं छूटेगा, आगे आते हैं। नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि कहां से ली गई? नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि कहां से ली गई? जल्दी बताओ। नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि कहां से ली गई? जल्दी बताओ, 4 ऑप्शन दिया है, जल्दी से उत्तर दो। नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि कहां से ली गई? जल्दी बताओ भाई। नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि, जल्दी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। गर्मी बहुत है गुरु, लेकिन अपने आप को सुनो कहीं भी। अब बढ़िया बात है, गर्मी ज्यादा है, कमरे में अपने आप को बंद कीजिए, पढ़ाई करते सेशन पर लाइक कर दो। जितने लोग जुड़े हैं, सेशन अच्छा लगे पर लिखो। 436-37 लोग जुड़े हैं, पर बताइए सेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो बस सभी लोग यस लिख दीजिए एक बार, जल्दी से सभी लोग यस लिखिए। तो चलिए, नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि कहां से लिया गया? फिलीपींस से। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, नोट करिए, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और मनीला में
अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। मनीला में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लिखो, मनीला में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मनीला में एक चीज और है, लिखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। मनीला में लिखो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। इंडोनेशिया की राजधानी अभी हाल ही में बीजिंग था, उसको चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे। अच्छा, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां कहां स्थित हैं? ब्लैक हिल छूट गया है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नाम की पहाड़ी कहां स्थित है? एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? जल्दी बताओ गुरु। आसान सा सवाल है, पानी पीते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, जल्दी बताओ ये कहां है भैया? यूएसए में है। और यूएसए में लिखो अपलेशियन पर्वत भी है। यूएसए में अपलेशियन पर्वत भी है, रॉकी पर्वत भी है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, नोट करो। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जो पोटामैक नदी के किनारे है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जो पोटामैक नदी के किनारे है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। आगे आइए, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, अपलेशियन पर्वत, रॉकी पर्वत, नोट करो, रॉकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ये सब कहां है भाई? अमेरिका में है। अमेरिका में, और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे है। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबलो लामजाओ कहां स्थित है? बताओ जल्दी। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क काबिलो लामजाओ, केबुल लामजाओ या केबुलो लामजाओ, केबुलो लामजाओ नेशनल पार्क, जो पानी के ऊपर तैर रहा है। पूरा नेशनल पार्क ही पानी पर तैर रहा है। एक झील है लोकटक झील, नोट करो, लोकटक झील में है ये जो नेशनल पार्क है गुरु, कहां है? ये नेशनल पार्क है एक झील में, जिसका नाम है लोकटक झील। और लोकटक झील में बता दूं, लोकटक झील के अंदर मेरे दोस्त, लोकटक जो झील है, मैं बता दूं कि लोकटक जो झील है उसके अंदर कई सारा तैरता हुआ द्वीप है। सुन लो, जिसको हम लोग फुमड़ी कहते हैं, नोट कर लो। लोकटक झील के अंदर कई सारा तैरता हुआ मिट्टी है, आइलैंड है, जिसको हम लोग फुमड़ी कहते हैं। फुमड़ी नोट कर लीजिए। ऐसी फुमड़ी में एक फुमड़ी पर ये वाला नेशनल पार्क है। तो केबलो लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील के ऊपर तैर रहा है। ऐसे कई सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड हैं जो झील में तैर रहा है। तो तैरता हुआ आइलैंड जो है लोकटक झील में, उसको क्या बोलते हैं? फुमड़ी कहा जाता है। फुमड़ी, ये झील और ये पार्क, ये दोनों कहां है गुरु? मणिपुर में। नोट कर लो, मणिपुर में लोकटक झील है। एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु। और एक चीज याद रखिए, सेशन को लाइक करने के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अधिकतम लोगों तक मेरे जो छात्र वहां तक बात पहुंच जाए। चलिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबलो लामजाओ कहां है? लोकटक झील में, मणिपुर में है। और लोकटक झील में जो तैरता हुआ द्वीप है उसको फुमड़ी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगला सवाल। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? भारत की टोटल कितनी? 12। पूछा जाए कि भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना बनी, तो कुल 12। मोदी जी आते ही पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिए। उन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया। मोदी जी के आने से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही ये कोशिश किया जा रहा था कि योजना आयोग खत्म कर दिया जाए, उसके जगह एक नई संस्था बनाई जाए। लेकिन मोदी जी आते ही फास्ट काम करते हुए योजना आयोग के जगह पर एक अलग आयोग बनाए, जिसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग और योजना आयोग के बीच फर्क यह था कि नीति आयोग जो है योजना को बनाने का भी काम करेगी और सलाहकारी भूमिका में भी रहेगी। और नीति आयोग में राज्य के मुख्यमंत्री भी मेंबर होंगे, लेकिन योजना आयोग में राज्य के मुख्यमंत्री मेंबर नहीं होते थे। योजना आयोग केवल प्लान बनाती थी, सरकार को सलाह नहीं देती थी। ये अंतर था दोनों के बीच। तो योजना आयोग बनाती थी पंचवर्षीय योजना।
तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बना। योजना आयोग समाप्त, तो पंचवर्षीय योजना भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। तो अब पूछिए सर अब कैसी योजना है, तो अब 3 तरह की योजना बनना है। नीति आयोग के आने के बाद 3 प्रकार की योजना बननी है, 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय। नोट कर लो, नीति आयोग के आने के बाद 3 प्रकार की योजना बनेगी, 3 वर्षीय, 7 वर्षीय, 15 वर्षीय, और पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। तो कुल पूछा जाए कुल कितने पंचवर्षीय योजना बने, तो 12। अब भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल। लिखो, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। इसको नोट कर लीजिए, हेराल्ड डोमर मॉडल नोट करो। चलिए अब भारत लिखो, ये भी लिखो, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना ये था महालनोबिस मॉडल के। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे था, ये भी नोट कर लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को फोकस किया गया था और दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग को फोकस किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि, नोट करो क्वेश्चन आता है, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि को फोकस किया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग को फोकस किया गया। और कल के लिए मैं बता दूं, कल का जो सेशन होना है वो सेशन होना है कल शाम को, हो सकता है 6 बजे ही सेशन की शुरुआत करें, 6 से 9। कल 3 घंटे का सेशन होगा और लगातार हम 200 प्रश्नों का हल करेंगे। बस आप लगातार जुड़े रहिए। सेशन के बारे में सारे लोगों को बता दीजिए, गांव हो, चौपाल हो, शहर हो, बाजार हो, हर ग्रुप में सेशन को शेयर कर दीजिए। जो प्यार आप दिखा रहे हो प्यार दिखाते रहिए। कल का सेशन लाजवाब होने वाला है। कल शाम को 3 घंटे का सेशन हो सकता है हो आपका। तो भाई पहली पंचवर्षीय योजना कृषि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, आगे आओ। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम। लिखो, राजा का नाम लिखो जी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश के राजा थे भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस वंश के राजा थे, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव? पल्लव वंश के राजा थे। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या बनवाया था, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। डुगो
चलिए चलिए भाई आगे आते हैं हम लोग। देखो भाई, भारत में किन दो राज्यों में लिंगानुपात, 30 क्वेश्चन करेंगे। लिंगानुपात जो है 1000 से ऊपर है, पूछ रहा है कौन से दो राज्य हैं जहां लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, जल्दी बताओ। आवाज आ रहा है ना, देखो तो है आवाज आ रहा है भाई, आवाज थोड़ा चला गया था, उसी को उपाय में थे हम। आ गया ना? जल्दी बताओ गुरु, क्या होगा आंसर? केरल और पुदुचेरी। एक क्वेश्चन है आपसे, सुनिए, एक आपसे क्वेश्चन पूछा, जो बताएगा उसको मिलेगा 100 रुपए का इनाम, जो बताएगा उसको मिलेगा। अपना अकाउंट नंबर भेजना, भेज देंगे। भाई बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सेक्स रेशियो 1000 से ऊपर है? जल्दी बताओ, जो बताएगा उसे मिलेगा 100 रुपए का इनाम। जल्दी बताओ, 100 रुपए का इनाम मिलेगा। बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जिसका 1000 से ऊपर सेक्स रेशियो? जल्दी जल्दी फटाफट, जो बताएगा उसे मिलेगा इनाम। जल्दी गुरु, जल्दी बताओ। नहीं पता? हम खुद बता के पैसा ले ले जी, खुद बता के पैसा ले ले। भाई गोपालगंज, गोपालगंज है जहां पर सेक्स रेशियो 1000 से ऊपर है। चलिए नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा धर्मनिरपेक्षता संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? धर्मनिरपेक्षता संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है, किसने कहा? किस मामले में आया था ये पूछ रहा है। कौन सा मामला था जिसमें कहा, उस मामला में धर्मनिरपेक्ष और संघवाद संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल विशेषता है? ये था एसआर बॉम्बई मामला। एसआर बॉम्बई बनाम भारत सरकार का जो मामला था, उसमें कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आ जाओ गुरु। सार्वभौम देश मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है। भाई बताओ बताओ, सभी को 18 साल के ऊपर के सभी नागरिक को मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद 326 क्वेश्चन आता है। वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में आता है? जल्दी बताओ। वयस्क मताधिकार 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, किस अनुच्छेद में? रट लीजिए, आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 के तहत भारत के सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार है। पूछता है कि जब सभी नागरिक को वोट देने का, जो जेल में न हो, सजायाफ्ता न हो, या जो पागल दिवालिया न हो, सबको वोट देने का अधिकार है। ये दर्शाता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सभी को मत देने का अधिकार है, बिना भेदभाव को सभी लोग मत दे सकते हैं अनुच्छेद 326 के तहत। इसका मतलब भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। आगे आइए। भारत का संविधान लागू हुआ कब? भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो लिखिए 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949। संविधान बन के तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949। बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। साइन कब हुआ उस पे? तो 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। नोट कर लीजिए। और एक सवाल और करेंगे आपके साथ। चलिए नेक्स्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? इसका उत्तर दीजिए, मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं। लिखो, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ये मार्ले मिंटो सुधार पर आधारित था। लिखो, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म पर आधारित था। अगला पॉइंट, इसके बाद लिखिए भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 ये आधारित किस पर था? तो आधारित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के आधार पर था। लिखो, 1909 का अधिनियम 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के आधार पर था। 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर था। और 1935 का अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था
वो किस पर था गुरु? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम बना। सुन लो, 1909 के अधिनियम में लिखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 1909 का अधिनियम आधारित था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म पर, और 1909 के अधिनियम में पहली बार मुसलमानों को अलग से वोट देने का अधिकार मिला। क्वेश्चन आता है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन किसके तहत मिला? तो लिखो 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों को अलग से वोट देने का अधिकार मिला। लिखो 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये पार्लियामेंट्री रिफॉर्म पर आधारित था। अगला पॉइंट सुनिए, उसके बाद सुनिए, 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था, और 1919 के अधिनियम के तहत नोट करिए, राज्यों में द्वैत शासन लगाया गया। प्रांत, देश में नहीं, केंद्र में नहीं, राज्य में, भारत के राज्यों में द्वैध शासन लगाया गया। नोट करो, भारत के प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया 1919 के अधिनियम के तहत। और 1935 का अधिनियम जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर था, और उसके तहत केंद्र में राज्य से द्वैध शासन हटा दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। कई बार सवाल आया है, राज्य में द्वैध शासन 1919 में, केंद्र में द्वैध शासन 1935 में, और राज्यों से द्वैध शासन हटा दिया गया, केंद्र में लगा दिया गया द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के तहत। ये वही साइमन कमीशन है, ये वही साइमन कमीशन है जो सबसे पहले बंबई आया। बंबई में आने के बाद साइमन गो बैक के नारों से गूंज उठा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और उसी के विरोध में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाठी के चोट। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। एक बात और याद रखिए गुरु, साइमन कमीशन का बिहार में भी विरोध हुआ, जिसको एक नारा के साथ कहा गया, साइमन गो बैक नहीं बोला गया यहां, उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। यहां क्या नारा लगा? उठो जवानों, बिहार में नारा लगा, उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। हम क्या नारा लगाएंगे? उठो बच्चों सवेरा हुआ, बेरोजगारी भगाने का बेरा हुआ। खैर, भैया साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर बना भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन? हारना नहीं है, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मेरे विद्यार्थी तैयारी करेंगे तो उनको नौकरी भी देना। तो भैया इसी वक्तव्य के साथ मुस्कुराते हुए रहिए, खुश रहिए। लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, अब बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। जहां खड़े हो जाएंगे गुरु, साम्राज्य वहीं से खड़ा हो जाएगा। कल मिलते हैं लगातार 3 घंटे के सेशन के साथ, बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक शुभकामनाएं, आशीर्वाद। कल शाम 7:30 बजे नहीं बल्कि और पहले 7 बजे मिलेंगे, क्योंकि 3 घंटे का सेशन है तो पहले से लेना पड़ेगा। तो कल शाम 7 बजे मिलते हैं। तब तक शुभ रात्रि, शुभ आशीर्वाद। एक बार सेशन को लाइक अभी तक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, लिंक कॉपी करके अपने सारे लोग, जितने लोग जुड़े हैं, व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह छा दीजिए गुरु, ताकि गुरु जी का चैनल और आगे तक जाए। मेहनत करिए आप लोग, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।